दुनिया का एक ऐसा वॉर जो कि उस समय 1.7 करोड़ लोगों की जान ले रही थी, और ये वॉर उस समय की सबसे एडवांस वॉर थी। ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। इस वॉर में दुनिया की लगभग 30 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज तो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज की कॉलोनीज थी। और इस वॉर को हम द ग्रेट वॉर, द ग्लोबल वॉर और द वॉर टू एंड ऑल वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि आने वाले 50-60 सालों में ऐसा वॉर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में ही एक सैनिक को घायल अवस्था में छोड़ दिया गया था कि वो अकेला क्या ही कर लेगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा वजह वही बना, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद ही द ग्रेट वॉर को हम वर्ल्ड वॉर 1 कहने लगे। अब इस ब्रीफ इंट्रो के बाद हम वर्ल्ड वॉर 1 की समय की थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। दोस्तों, 19th सेंचुरी के एंड में वेस्टर्न कंट्रीज डेवलपमेंट के रेस में सबसे आगे चल रहे थे। नए नए इन्वेंशन हो रहे थे, नए नए फैशंस आ रहे थे, नए नए डिस्कवरीज हो रही थी। पर उसी बीच देशों के बीच ट्रीटी साइन हो रहे थे कि अगर कोई देश हम पे हमला करेगा तो आप उसके रिटेलिएशन में हमारे हेल्प के लिए आएंगे। ये हम आगे समझेंगे कि अलायंस ने कंट्रीज को 2 ग्रुप में कैसे बांट दिया था। लेकिन अगर उस समय की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के रिश्ते बिल्कुल सही नहीं थे। फ्रांस जर्मनी का अल्जेंस लरीन वाला हिस्सा वापस लेना चाहता था, क्योंकि फ्रांस 1870 के फ्रांसो पर्शियन वॉर में हार गया था। और उस समय यूरोप में फ्रीडम की रेस चल रही थी, सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। रोमानिया, बल्गेरिया और अल्बानिया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडिपेंडेंट भी हुए। कुल मिलाकर उस समय यूरोप की सिचुएशन अनस्टेबल हो रही थी, और वहीं सारे कंट्रीज एक दूसरे के पीठ पीछे अलायंसेस बनाने में लगे हुए थे। और ऐसे ही सारे वर्ल्ड के मेजर वर्ल्ड पावर्स ग्रुप्स में डिवाइड होने लगे। एक तरफ थी एलाइड पावर्स, जिसमें रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए थे, और वहीं दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर, जिसमें ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर थी। अब इस ब्रीफ बैकग्राउंड के बाद अब बात करते हैं कॉजेज के बारे में। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के होने का बहुत कारण था, लेकिन पहला कारण था मिलिटरीलाइजेशन, जिसमें सारे कंट्रीज अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे, जिसको सपोर्ट कर रहे थे यूएसए, ब्रिटेन और जर्मनी। सेकेंड कारण था अलायंस सिस्टम। 19th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज ने अलायंस बनाए, जैसे 1882 में ट्रिपल अलायंस, जिसके मेंबर थे इटली, जर्मनी एंड ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। और सिमिलरली 1907 में अलायंस बना जिसका नाम था ट्रिपल इंटेट, जिसमें मेंबर थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया। इसके बाद थर्ड कारण था इंपीरियलाइजेशन, मतलब अपने अपने कंट्रीज के बाउंड्री को एक्सपेंड करने के रेस। चौथा और आखिरी कारण था नेशनलाइजेशन, अपने वतन से प्यार और दूसरे के वतन को खराब मानना, वहाँ के लोगों को खराब मानना। इतने सारे कारणों के बाद ऐसा कारण बना जो कि आग में घी डालने के काम करा। लेकिन सबसे पहले 1914 के मैप पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जहाँ के एम्पायर फ्रांस जोसेफ वन थे, जो कि अपने देश ऑस्ट्रो हंगरी के होने वाले राजा अपने भाई के बेटे आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड को घोषित कर दिए थे। जिसके बाद आर्चड्यूक ने पूरे देश का राजपाट संभालना शुरू कर दिया, और उन्हें राजपाट के सिलसिले में बोस्निया एंड हर्जेगोविना जाना पड़ा। बोस्निया ऑस्ट्रो हंगरी का पार्ट नहीं था, लेकिन ट्रीटी ऑफ बर्लिन के कारण ऑस्ट्रो हंगरी के बोस्निया का राजपाट संभालने का जिम्मा मिला था, और ऑस्ट्रो हंगरी ने इस जिम्मेदारी को मौके में बदला और पूरे बोस्निया को कैप्चर कर लिया। अब इस जबरदस्ती के राज की वजह से बोस्निया एंड हर्जेगोविना के लोग खुश बिल्कुल नहीं थे, और इसकी वजह से सर्बिया के भी लोग खुश नहीं थे, क्योंकि बोस्निया एंड सर्बिया में दोनों में स्लेविक लोग रहा करते थे। अब एनेक्सेशन के बाद आजादी के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप बने, जिसमें से एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप बना यंग बोस्निया। अब इन लोगों को जैसे ही पता लगा कि प्रिंस फ्रांज फर्डिनांड बोस्निया के दौरे पे आने वाले हैं, तो इन लोगों ने उनके असैसिनेशन का प्लान बनाया। और प्रिंस जैसे ही आए, एक 19 साल का लड़का गैब्रिलो प्रिंसिप ने फ्रांज फर्डिनांड एंड उनके वाइफ को गोली मार के हत्या कर दी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी के होने वाले राजा को 11:15 में बोस्निया में मार दिया गया था, और वो भी एक 19 साल के लड़के के द्वारा। इसका राज सर्बिया ने दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रो हंगरी के आर्मी जनरल्स ने राजा को बोला कि इस हादसे के बाद हम सर्बिया पर अटैक करके उसको कैप्चर कर सकते हैं, और इस बात को किंग ने भी एक्सेप्ट किया। अब सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा गया, जिस अल्टीमेटम में वॉर का जिक्र कहीं नहीं किया गया था, लेकिन उसके शर्तों को एक इंडिपेंडेंस डे कभी नहीं मान सकता था, और वैसे ही सर्बिया ने उसको मना कर दिया। 25 जुलाई को सर्बिया ने अपना रिप्लाई भेजा, तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पे अटैक डिक्लेयर कर दिया। और वॉर डिक्लेयर करने के बाद ऑस्ट्रो हंगरी ने
ट्रिपल अलायंस के बेसिस पर इटली और जर्मनी से मदद मांगी, लेकिन इटली ने मना कर दिया। बोला कि अलायंस के शर्तों के अनुसार जब तीनों में से किसी एक देश पर कोई और देश अटैक करेगा तो हम तीनों देश को मिलकर उससे युद्ध करना है, ना कि हमें किसी और देश को इन्वेड करना है। और इटली को मना करने की एक और बड़ी वजह थी कि जब इटली टर्किश वॉर में इटली ने इन दोनों से मदद मांगी तो दोनों ने यही बात बोल के मना कर दिया था। और वहीं जब सर्बिया पे मुसीबत आई तो सर्बिया ने रसिया से हेल्प मांगी, लेकिन रसिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच ये पहले से डील हो चुकी थी कि रसिया इस बीच कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन रसिया में भी स्लेविक लोग रहा करते थे और उन लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशर बनाना शुरू किया। तब रसिया भी अब इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा था और वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेने के बाद रसिया ने ट्रिपल इंटेंट के तहत यूके एंड फ्रांस से हेल्प मांगी, लेकिन यूके ने कहा कि ये वो रसिया का है और ये रसिया को ही लड़ना चाहिए। और फ्रांस ने भी चुप्पी साध रखी थी और इसी अनक्लियर जवाब की वजह से जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक करने की सोची, क्योंकि अगर फ्रांस भी जर्मनी पर अटैक कर देता तो जर्मनी दो तरफ से फंस जाता। तब जर्मनी ने द एस्केपिंग प्लान के तहत फ्रांस एंड रसिया दोनों पर अटैक कर दिया और जर्मनी ने फ्रांस पर बेल्जियम के रास्ते अटैक किया था। और कई साल पहले ही बेल्जियम और यूके के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें अगर बेल्जियम पे कोई अटैक होता तो यूके उसकी हेल्प करने जरूर आता। इस वजह से यूके ने भी जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। बाद में इस वॉर में यूएस एंड जापान भी शामिल हुए, लेकिन यूरोप में अब दो ग्रुप्स में वॉर चल रही थी। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, दूसरे तरफ थे यूके, फ्रांस एंड रसिया। तभी जर्मनी ने गलती से यूके के एक पैसेंजर शिप पे हमला कर दिया। इसमें 150 अमेरिकन लोग सवार थे और 150 लोगों की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद जर्मनी ने यूएस से सॉरी ये बोला, लेकिन यूएस ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा और अब वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस भी शामिल था और अब इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में जापान भी शामिल हो जाता है। ऐसा करते ही दुनिया के लगभग सारे देश इस वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा ले लेते हैं कि दुनिया के 25% हिस्से पे यूके अकेले राज करता था। उस समय इंडिया पर भी राज यूके का ही था, इस वजह से इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 1 में लिया था। इंडिया के भी जवान वहाँ पे शहीद हो रहे थे और इंडिया ने उस समय यूके का साथ दिया था। जर्मनी को हराना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यूके की तरह जर्मनी ने भी अपने मिलिट्री पे हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। तभी इंडिया में तख्ता पलट होती है, रसिया में लेनिन की सरकार आती है। लेनिन सरकार में आते ही वॉर से एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने से पहले जर्मनी से उन्होंने एक ट्रीटी भी साइन करवा ली थी। वहीं अब जर्मनी की भी हालत सही नहीं थी, जर्मनी में भी अब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनने लगी थी। फिर जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को सरेंडर कर दिया। उसी समय वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 1 की आउटकम क्या निकल के आया? वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड पावर की जीत हुई थी, लेकिन जीत में ह्यूमैनिटी की हार हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चला था। इसमें हर दिन लाखों सैनिक शहीद होते थे और कितने लोग उसमें गुम भी हो जाते थे इस वॉर में, और यही वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो जाती है। और कुछ ऐसे ही वॉर हमारे पड़ोस में मालदीव्स ने इंडिया के खिलाफ छेड़ दी है और इस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।